नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आज की इस वीडियो हम चर्चा करने वाले मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 आ चुकी है और आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 19 है। 18 यानी 18 हम प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जरूर देखें। साथियों, इसमें हम टॉप 50 प्लस प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं फटाफट सीरीज की तरफ से। तो आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तो हम सभी टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बना चाहते हैं तो हम उस टॉपिक पर वीडियो भी जरूर लाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 मई को। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मई। पूछ लिया जाता है डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को क्या होता है? डॉक्टर दिवस। अगला प्रश्न, ठीक है, गर्भावस्था की युवा अवधि जिसमें गर्भवती को प्रायः उबकाई या उल्टी सी होने लगती हैं, तो पहले 4 महीने में। राइट आंसर हो जाएगा कब होने लगती हैं? पहले 4 महीने में गर्भावस्था की युवा अवधि होती है, पहले 4 महीने, जिसमें गर्भवती को क्या होने लगती हैं? उबकाई या उल्टियां होने लगती हैं। दूसरा प्रश्न है, RH नेगेटिव मदर को प्रसव के बाद यह जरूर देना चाहिए, ये तो एंटी-डी। करेक्ट आंसर होगा एंटी-डी। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों को इक्यूवेटर में क्यों रखा जाता है? तो बच्चों को इक्यूवेटर में इसलिए रखा जाता है ताकि यह शरीर के ताप को सामान्य बनाए रखे। ठीक है, शरीर के ताप यानी को टेम्परेचर को सामान्य बनाए रखने के लिए बच्चों को इक्यूवेटर में रखा जाता है। गर्भावधि जब क्विकनिंग होती है तो 16 से 20 सप्ताह। राइट आंसर हो जाएगा 16 से 20 सप्ताह। गर्भस्थ शिशु की प्रथम हलचल को क्विकनिंग कहते हैं। अगर आपने यहाँ पर देखा कि गर्भावधि जब क्विकनिंग होती है तो 16 से 20 सप्ताह, और गर्भस्थ शिशु की प्रथम जो हलचल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्विकनिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, 21 में गुणसूत्र का संबंध किससे होता है? तो डाउन सिंड्रोम से होता है। किससे होता है? डाउन सिंड्रोम से 21 में गुणसूत्र का संबंध होता है। जन्म के तुरंत बाद बच्चा और माँ को एक साथ रखने को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं रूमिंग इन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जन्म के तुरंत बाद बच्चा और माँ को एक साथ रखने को क्या कहते हैं? तो रूमिंग इन कहते हैं। राइट आंसर होगा रूमिंग इन। कौन सा हार्मोन दूध निकालने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। गर्भावस्था में कैल्शियम की आवश्यक दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 ग्राम। गर्भावस्था में कैल्शियम की जो आवश्यक दैनिक यानी डेली मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 ग्राम। अगला प्रश्न है, 28 सप्ताह के गर्भ का भार कितना होता है? तो 2 kg होता है। कितना होता है? 2 किलोग्राम। 20 सप्ताह में, ठीक है, याद रखेंगे 20 सप्ताह में फोटोस का जो भार होता है वो 400 ग्राम होता है, याद रखना। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के लिए शुक्राणु यानी स्पर्म का जीवन कितना होता है? तो 48 घंटे होता है। कितना होता है? 48 घंटे। यौवनारंभ की आवश्यक आयु कितनी होती है? तो 12 से 14 वर्ष। ठीक है, यौवनारंभ की आवश्यक आयु कितनी होती है? तो 12 से 14 वर्ष। गर्भावस्था के दौरान रक्त में साधारण बढ़ जाता है किसका? तो कोलेस्ट्रॉल का। राइट आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। 36वें सप्ताह पर गर्भ का भार कितना होता है? तो 2.5 किलोग्राम। कितना होता है? 2.5 किलोग्राम होता है 36वें सप्ताह पर गर्भ का भार। आपके सिलेबस में गर्भावस्था टॉपिक दिया गया है और हमने गर्भावस्था से रिलेटेड इस वीडियो में क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है वीडियो आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए बिना स्किप करे पूरा जरूर देखें और जितने भी प्रश्न बनेंगे हम सभी प्रश्न आप सभी के लिए लेके आएंगे किसी ना किसी टॉपिक में।
किसी किसी ने प्रैक्टिस सेट में, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 14, गर्भावस्था में गर्भाशय यानी कि प्रेग्नेंट यूट्रियस का आकार कितना होता है? तो होता है 32 × 24 × 22 सेंटीमीटर। कितना होता है? 32 × 24 × 22 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, बच्चे को जन्म दे चुकी स्त्री में दूध निकालने की प्राकृतिक मात्रा कितनी होती है? लगभग में बताना है तो 400 ml से 550 ml प्रतिदिन। कितनी होती है? 400 ml से 550 ml प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 16, प्लेसेंटा का नॉर्मल भार वेट कितना होता है? तो 500 ग्राम होता है। कितना होता है? 500 ग्राम। प्लेसेंटा की नॉर्मल लंबाई कितनी होती है? पूछ ली जाती है तो 22 सेंटीमीटर। कितनी होती है प्लेसेंटा की नॉर्मल लंबाई? 22 सेंटीमीटर। महिला की स्थायी नसबंदी ऑपरेशन को क्या कहते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। महिला की स्थायी नसबंदी ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है ट्यूबेक्टॉमी। क्या बोला जाता है? ट्यूबेक्टॉमी। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है वेस्टोमी। क्या बोला जाता है? वेसेक्टॉमी। क्वेश्चन नंबर 20, मलेरिया का कारण क्या होता है? तो मलेरिया का कारण होता है परजीवी। क्या होता है? परजीवी, या कहें कि पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर 21, शिशु के स्तनपान छुड़ाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है अनुप्राशन। क्या कहा जाता है? अनुप्राशन। प्लेग्रा बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होता है निकोटीनिक एसिड के कारण। किसके कारण होता है? निकोटीनिक एसिड के कारण। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये वसा में यानी फैट्स सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ए, डी, ई, के। और जल में यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी, विटामिन सी। ठीक है, ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन है। ORS का पूरा नाम क्या है? ORS का यहाँ पर हमसे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का फुल फॉर्म होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। करेक्ट आंसर होगा थायमिन। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C का रासायनिक नाम। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोवालमिन। क्या होता है? साइनोकोवालमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बायोटीन। करेक्ट आंसर होगा बायोटीन। विटामिन डी का रासायनिक नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 32, अस्पताल का कचरा निष्कासित करने का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? तो जलाना। राइट आंसर होगा जलाना। डिलीवरी के दौरान माँ की देखभाल को क्या कहते हैं? तो इंटरनल देखभाल। क्या कहते हैं? इंटरनल केयर या इंटरनल देखभाल। हाइड्रोफोबिया किसका लक्षण है? तो रेबीज का। राइट आंसर होगा रेबीज। निम्नलिखित में से कैल्शियम का उपयुक्त सूत्र है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कैल्शियम का उपयुक्त सूत्र क्या है। ऑप्शन है मीट, ऑप्शन बी है सब्जी, ऑप्शन सी है फल, ऑप्शन डी है दूध। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएं। जी हाँ, 35 का क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 36, कॉप्लेक स्पॉट किस में देखा जाता है? तो खसरा में। राइट आंसर हो जाएगा खसरा। DPT का टीका किस विधि से दिया जाता है? तो IM रूट विधि से। किससे दिया जाता है? IM रूट विधि से। मलेरिया कारक का जीवाणु कौन सा होता है? तो प्लाज्मोडियम। करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के पोषण के उपयुक्त सूचक कौन सा है? ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी वजन, ऑप्शन सी आवश्यक आंकड़े, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का भी आंसर आप लोग बताएं। ये आपके लिए है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, देखते हैं कौन सही आंसर करता है। शिशु के पोषण के उपयुक्त सूचक कौन सा होता है? लंबाई, वजन, आवश्यक आंकड़े, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो फटाफट से आंसर करें आप सभी। क्वेश्चन नंबर 40, समाज की प्राथमिक इकाई क्या है? तो प्राथमिक इकाई होती है समाज की परिवार यानी कि फैमिली। पानी का शुद्धिकरण करने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का। राइट आंसर होगा ब्लीचिंग पाउडर। वाह कम्युनिकेबल बीमारी जिसका उन्मूलन भारत में हो चुका है उसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। क्या बोलते हैं? स्मॉल पॉक्स। सिक टेस्ट किसके निदान में किया जाता है? तो डिप्थीरिया के निदान में किया जाता है। राइट आंसर होगा डिप्थीरिया। ग्रामीण क्षेत्र में कूड़े के निष्कासन का उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो कंपोस्टिंग। क्या होता है? कंपोस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा एक किल्ड टीका है? ठीक है, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 45 का निम्नलिखित में से कौन सा एक किल्ड टीका है? तो ऑप्शन ए है बीसीजी, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी पीला बुखार। तो किल्ड टीका किसके लिए है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पानी के अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? तो कार्बोनेट। राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनेट। ICSD कार्यक्रम के तहत कितने प्रत्येक जनसंख्या के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं? तो 1000 जनसंख्या पर। राइट आंसर होगा 1000 जनसंख्या पर। बड़ी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले एपिडेमिक को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं पैंडेमिक। राइट आंसर हो जाएगा पैंडेमिक। कौन सा रोग दूषित पानी व दूषित भोजन के द्वारा होता है? तो पोलियो। राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। अगला प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने बेड होते हैं? तो 30 बेड होते हैं। कितने होते हैं? 30। पीने के पानी में उपस्थित वह कौन सा रसायन है जो दांतों को चितकबरा बना देता है? तो वो रसायन है फ्लोराइड। राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। राइट आंसर होगा 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय पूछ लिया जाता है कहाँ पर है? जिनेवा में। राइट आंसर होगा जिनेवा। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। कब हुई थी? 1946। एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। राइट आंसर होगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। HIV का पूरा नाम क्या है? HIV का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। कौन सा? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPT का पूरा नाम? तो डिप्थीरिया परट्यूसिस टेटनस। BCG का पूरा नाम क्या होता है? तो वर्सली कैलमिटी ज्यूरन। ठीक है। WHO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट्स का पूरा नाम क्या है? तो डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। आप लोग नोट डाउन जरूर करें। और यह DB डॉट्स नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? TB डॉट्स नाम से भी जाना जाता है। और डॉट्स थेरेपी TB रोग में दी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। कोल्ड चेन में तापमान कितने से कितने डिग्री तक रखा जाता है? तो -20 डिग्री से -8 डिग्री सेल्सियस तक। कितना रखा जाता है? -20 डिग्री से -8 डिग्री सेल्सियस। कोल्ड चेन में तापमान कितने से कितने डिग्री तक रखा जाता है? ठीक है, तो याद रखें। चलिए, MTP का पूरा नाम क्या है? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। MTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 63, क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण हो जाती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। याद रखेंगे स्कर्वी। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितने बिस्तर होते हैं? तो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। चलिए, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितनी जनसंख्या कवर करता है? तो 30,000। राइट आंसर होगा 30,000। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या कवर करता है? ठीक है, तो 80,000 से 1,20,000। कितनी? 80,000 से 1,20,000।
याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, आप लोग उस पर फोकस मत करें, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है टाइपिंग में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुने। घेंगा रोग किसकी कमी के कारण हो जाता है? तो आयोडीन की कमी के कारण। वह कीट जो रू को प्रसारित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है वेक्टर। राइट आंसर होगा वेक्टर। MMR का पूरा नाम क्या है? तो मीसल्स मम्पस रूबेला। क्या है MMR का फुल फॉर्म, पूर्ण रूप? मीसल्स मम्पस रूबेला। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। गर्भवती महिलाओं के निम्नलिखित में से आवश्यक पोषक तत्व कौन से हैं? तो कैल्शियम, ऑप्शन बी है आयरन, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 72 का भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये आपके लिए बीच बीच में क्वेश्चन डाले हुए हैं कि जो हमने विटामिन से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड वीडियो डाली हुई है ना, किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में, तो आपने देखी होंगी। तो आप लोग जरूर इनके आंसर बताएं। ठीक है, चलिए। EEG का संबंध किससे होता है? तो मस्तिष्क से होता है। ठीक है, ब्रेन से होता है EEG का संबंध। EEG यानी कि ECG का संबंध किससे होता है? तो हृदय से होता है। आप लोग यहाँ कंफ्यूज मत होना, 3 चीज़ें हैं। EEG पूछा जाए तो मस्तिष्क से होता है, और ECG पूछा जाए तो हृदय होता है, और EOG पूछा जाए तो आँख होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। EOG का संबंध आँख से होता है, ECG का संबंध हृदय से होता है, और EEG का संबंध मस्तिष्क से होता है। आज का अंतिम प्रश्न है। और हाँ, EMG का पूछा जाए तो मांसपेशियों की जांच से संबंधित होता है। किससे? मांसपेशियों की जांच से संबंधित। तो साथियों, यहाँ पर हमने लगभग 80 प्रश्नों को देखा है ना, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया आपको। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में मज़ा भी आया होगा, क्योंकि वीडियो में वही प्रश्न लिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। तो आप सभी ज़रूर जो पिछले पार्ट हम डाल चुके हैं 18, उनको ज़रूर देखें। ये हमारा 19वां पार्ट है। ठीक है, 19वां सेट है। तो आपका जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तो हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप लोग ज़रूर हमारे साथ जुड़ें, और उसके लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और प्यारी सी एक कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।